हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के कॉस्ट अकाउंटिंग के तीसरे लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का ये तीसरा लेक्चर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में डिस्कशन करने के लिए ऑर्गेनाइज किया है। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की जो कंसेप्ट्स है वो कंसेप्ट्स और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स को हमने ध्यान से पढ़ा। अब अगर ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हम सही तरीके से यानी कि साइंटिफिकली बिजनेस में इंस्टॉल करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बिजनेस को कुछ बेनिफिट्स देती है। ये जो बेनिफिट्स जो कॉस्ट अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट करके मिल सकते हैं वो बेनिफिट्स आज हम देखने जा रहे हैं। जो एडवांटेजेस मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग के मिलते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला एडवांटेज जो मैनेजमेंट को मिलता है वो है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हर एक एम्प्लॉयज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है तो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक कॉस्ट सेंटर कॉन्सेप्ट है। एक कॉस्ट सेंटर क्या होता है? ये बिजनेस का एक लोकेशन हो सकता है या फिर ये बिजनेस का पर्सन, बिजनेस का डिपार्टमेंट या बिजनेस का सेक्शन या सेगमेंट होता है जो कि बिजनेस में जो कॉस्ट इनकर होती है उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। एक कॉस्ट सेंटर एस्टेब्लिश करके हर एक कॉस्ट सेंटर में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है हर एक एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट इनकरेंस के लिए जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही मैनेजमेंट डिफाइन कर सकता है या फिर वो फिक्स कर सकता है। सेकंड एडवांटेजेस है मेजर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसको अगर काउंट करना है तो ये काउंट करने के लिए मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग की ही हेल्प होती है। कैसे हेल्प होती है? बाय अप्लाइंग कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स है जिसमें बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ये दोनों टेक्निक्स को यूटिलाइज करके या फिर इस्तेमाल करके जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस को डिफाइन किया जाता है। ये दोनों टेक्निक में पहले जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट को डिफाइन किया जाता है और जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर होती है उसके साथ ये स्टैंडर्ड कॉस्ट या बजटेड कॉस्ट या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट का कंपैरिजन करके हम जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। देन फिक्सेशन ऑफ प्राइस। ये प्राइस फिक्सेशन मैनेजमेंट की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये प्राइस फिक्सेशन के लिए कॉस्ट डेटा ज़रूरी होता है। ये कॉस्ट डेटा मैनेजमेंट को एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू ही अवेलेबल होता है। ये प्राइस डिफाइन करते वक्त मार्केट की जो एस्टेब्लिश्ड प्राइस है यानी कि जो कॉम्पिटिटर की प्राइस है या फिर कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उसको ध्यान में रख कर ही एक प्राइस डिफाइन करनी पड़ती है। तो कॉस्ट को यहाँ कंट्रोल में रखना पड़ता है और ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही मैनेजमेंट को पॉसिबल होता है। कभी कभी बिजनेस के कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं वो प्रोडक्ट कस्टमर्स के जो स्पेसिफिक ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स को ध्यान में रख कर हम क्या कर सकते हैं? उनको अवेलेबल कर सकते हैं या फिर वो प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमर की ऑर्डर बिजनेस को मिलनी चाहिए, इसके लिए ये कोटेशंस और टेंडर्स को फिलअप करना पड़ता है। ये कोटेशन और टेंडर्स को फिलअप करने के लिए पहले कॉस्ट डेटा अवेलेबल होना ज़रूरी होता है। ये कॉस्ट डेटा अवेलेबल करना ये कॉस्ट अकाउंटिंग की जिम्मेदारी रहती है। नेक्स्ट बेनिफिट है एड्स इन डिसीजन मेकिंग। बिजनेस के जो डिसीजंस है जैसे कि मेक और बाय डिसीजन है
रिप्लेस मैनुअल लेबर बाय मशीन्स है, शटडाउन और कंटिन्यूअस ऑपरेशन, ऐसे कुछ डिसीजन होते हैं। ये डिसीजन के बारे में हमने ऑब्जेक्टिव में डिस्कशन किया है। हर एक डिसीजन के लिए कॉस्ट जो रिपोर्ट्स है, कॉस्ट रिपोर्ट्स का मतलब क्या, जो कॉस्ट की हिस्ट्री है, सब जो कॉस्ट डेटा रिपोर्ट्स में ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, ये सब रिपोर्ट्स को एनालाइज करके जो ये डिसीजंस है वो डिसीजन मैनेजमेंट क्या कर सकती है, ले सकती है। देन हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम फाइनल अकाउंट्स। जो इंटरिम फाइनल अकाउंट्स रहते हैं उसको अगर तैयार करना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग ही मैनेजमेंट को हेल्प करता है। ये इंटरिम फाइनल अकाउंट क्या होता है, जो अपना ईयर है जो 31 मार्च को ख़त्म होता है, उससे पहले अगर फाइनल अकाउंट्स तैयार करना पड़ता है तो उन अकाउंट्स को हम इंटरिम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। सो ये इंटरिम फाइनल अकाउंट्स तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा रहता है, वो डेटा रहता है स्टॉक का। और ये स्टॉक का डेटा या फिर ये स्टॉक की जो वैल्यू है वो वैल्यू अवेलेबल करने का काम एक कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग एक कॉन्सेप्ट है या फिर एक टेक्निक है, उसको परपेचुअल स्टॉक टेकिंग या फिर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ऐसे भी कहा जाता है, जिसमें कि हर दिन का जो स्टॉक का डेटा है या फिर स्टॉक की जो वैल्यू है वो वैल्यू अवेलेबल होती है। अगर ये वैल्यू अवेलेबल हो सकती है तो हर एक दिन का जो फिनंशियल रिपोर्ट है वो फिनंशियल रिपोर्ट मैनेजमेंट तैयार कर सकती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग वेस्टेज एंड लॉसेस। जो वेस्टेज है या फिर जो लॉसेस है बिजनेस में इनकर होते हैं वो लोकेट करने का काम एक कॉस्ट अकाउंटिंग की सिस्टम करती है। ये लॉसेस या फिर ये जो वेस्टेज है किसके हो सकते हैं, ये मटेरियल के होते हैं या फिर ये आइडल टाइम रिलेटेड होते हैं या फिर ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के होते हैं। ये जो मटेरियल के लॉसेस है उसको कम करने के लिए या फिर उसको लोकेट करने के लिए कुछ मटेरियल परचेसिंग के बारे में या फिर स्टोर कीपिंग के बारे में कुछ जो टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स कॉस्ट अकाउंटिंग में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उस टेक्निक्स के थ्रू हम मटेरियल के जो वेस्टेज है या फिर लॉसेस है कम कर सकते हैं। जो आइडल टाइम है, वर्कर्स काम पर रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम बिजनेस में आते हैं कि जिस प्रॉब्लम की वजह से वर्कर काम नहीं कर सकता। वो प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, उसको अगर रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिलता या फिर जो मशीनरी वगैरह है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं या फिर पावर डाउन का प्रॉब्लम हो सकता है। उस वजह से वर्कर काम पे रह कर भी वो काम नहीं करता और फिर भी उसको उसकी जो वेजेस है वो देनी पड़ती है। ये एक कॉस्ट का बर्डन मैनेजमेंट के हिसाब से होता है। या फिर जो बिजनेस की जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी जो कैपेसिटी है वो फुल कैपेसिटी कभी कभी यूटिलाइज नहीं हो सकती। ये क्यों यूटिलाइज नहीं होती वो लोकेट करना या फिर उसको ध्यान में ला कर देना ये कॉस्ट अकाउंटिंग की एक जिम्मेदारी रहती है। नेक्स्ट एडवांटेज फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए एक कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है। इट फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंपैरिजन इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब, प्रोसेस एंड डिपार्टमेंट। बिजनेस में जो जॉब्स रहते हैं या फिर बिजनेस में जो प्रोसेसेस रहते हैं या फिर बिजनेस में जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं उनका जो कंपैरिजन है, जो कंपैरिजन 2 पीरियड्स का यानी कि पिछले साल का या फिर पिछले महीने का वो डेटा ध्यान में रखकर ये कंपैरिजन करना बिजनेस के मैनेजमेंट को पॉसिबल हो सकता है, जिससे रिवेल्स द इफिशिएंसी, जिससे जो इफिशिएंसी है वो इफिशिएंसी हर एक प्रोसेस की, हर एक जॉब की, हर एक डिपार्टमेंट्स की मैनेजमेंट को क्या होती है, इफिशिएंसी ध्यान में आती है। देन असिस्ट इन इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। जो प्रॉफिटेबिलिटी है यानी कि जो लाभ क्षमता रहती है वो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एक कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है। कॉस्टिंग रिपोर्ट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एरियाज ऑफ ऑपरेशन। ये कॉस्ट रिपोर्ट जो रहते हैं वो कॉस्ट रिपोर्ट के थ्रू
जो प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एरिया जो है ऑपरेशन के, कौन सा ऑपरेशन बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है, कौन से ऑपरेशंस के बाद या कौन सा ऑपरेशन बिजनेस का प्रॉफिट कम करता है, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही मैनेजमेंट के ध्यान में आता है. द मैनेजमेंट कैन डिसकंटिन्यू दैट प्रोडक्ट लाइन और डिपार्टमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरिंग लॉसेस. तो मैनेजमेंट वो सब कॉस्ट डेटा या कॉस्ट रिपोर्ट को एनालाइज करके जो ऑपरेशन या फिर जो प्रोडक्ट या फिर जो डिपार्टमेंट बिजनेस को लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसको वो क्या कर सकती है, डिसकंटिन्यू कर सकती है. देन रिकन्सिलेशन विथ फिनेंशियल अकाउंट्स. अ वेल मेंटेन्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम facilitates reconciliation with financial accounts to check the arithmetical accuracy of both the system. यहाँ अगर फिनेंशियल अकाउंटिंग के पैरेलल कॉस्ट अकाउंटिंग की सिस्टम बिजनेस में होती है, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो डेटा रिकॉर्ड किया है वही डेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड किया जाता है. सो ये जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को अगर डिफाइन करना है या फिर उसका अगर क्रॉस चेकिंग करना है, तो ये क्रॉस चेकिंग के लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को क्या करता है, हेल्प करता है. देन इट गाइड्स फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी. कॉस्ट डेटा हेल्प मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी. एनी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन फॉर द फ्यूचर इज बेस्ड ऑन कॉस्ट डेटा, पास्ट कॉस्ट डेटा. जो फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी है, ये प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं या फिर ये प्रोडक्शन हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. ये बढ़ाने के बारे में का जो डिसीजन है या फिर प्रोडक्शन कम करने के बारे में का जो डिसीजन है, वो डिसीजन लेने के लिए जो पास्ट कॉस्ट डेटा है, वो पास्ट कॉस्ट डेटा मैनेजमेंट को अवेलेबल होना ज़रूरी होता है. और ये डेटा कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजमेंट को क्या होता है, अवेलेबल होता है. और इस डेटा को ध्यान में रखकर मैनेजमेंट इसके बारे में, यानी कि फ्यूचर प्रोडक्शन की जो पॉलिसी है उसके बारे में कुछ जो डिसीजंस है वो डिसीजंस ले सकती है. अब हम जो एडवांटेजेस कॉस्ट अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट करने से एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. जो पहला एडवांटेजेस एम्प्लॉयज़ को मिलता है वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एनेबल्स एम्प्लॉयज़ to earn better wages through overtime wages and incentive system of wage payment. ये कॉस्ट अकाउंटिंग से ही जो वर्कर्स है या फिर जो एम्प्लॉयज़ है उनकी जो अर्निंग है या फिर उनकी जो वेजेस की अमाउंट है वो कितनी हो सकती है, वर्कर खुद ही कैलकुलेट कर सकता है. ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवर टाइम वेजेस के कुछ प्लान्स रहते हैं या फिर इंसेंटिव सिस्टम के कुछ प्लान्स रहते हैं जो कि वर्कर्स को अपनी वेजेस खुद कैलकुलेट करने के लिए मददगार या फिर मदद करते हैं, जिससे वर्कर अपनी जो अर्निंग है वो अर्निंग खुद क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है. देन बाय प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज इट एंश्योर्स जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज़. जो जॉब सिक्योरिटी है एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए और ये जॉब सिक्योरिटी देने के लिए उनको कुछ जो फैसिलिटीज़ है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए. और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये मैनेजमेंट का काम रहता है. और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन लगती है, कौन सी फैसिलिटीज़ अगर हम वर्कर्स को दें कि जिससे वर्कर्स खुद को बिजनेस में सिक्योर समझे और अपना जो काम है वो छोड़कर न जाए, यानी कि जो वर्कर्स टर्नओवर रहता है वो वर्कर टर्नओवर कम रहना चाहिए. इसके लिए मैनेजमेंट को कुछ जो प्लान्स हैं वर्कर्स को ध्यान में रखकर तैयार करने पड़ते हैं. और वो प्लान्स तैयार करने के लिए जो डेटा ज़रूरी होता है वो डेटा वर्कर्स को ध्यान में रखकर वो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, जिससे मैनेजमेंट वर्कर के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर डेवलपमेंट के प्रोग्राम या फिर जो बोनस के प्रोग्राम है या फिर उनको जो प्राइजेस वगैरह देने हैं, मॉनेटरी बेनिफिट वगैरह देने हैं, इसके हिसाब से कुछ प्रोग्राम मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे वर्कर इसमें खुद को क्या समझता है, सिक्योर समझता है. देन एम्प्लॉयज़ बेनिफिट बाय मेरिट रेटिंग टेक्निक्स विच इज़ कंडक्टेड बाय साइंटिफिक प्रोसेस. जो मेरिट रेटिंग टेक्निक है
ये मेरिट टेक्निक क्या होती है, जिसमें वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको ध्यान में रखकर उसकी एक जो रैंकिंग है वो रैंकिंग डिफाइन की जाती है, और जिससे वर्कर्स को जो ग्रेड्स है वो ग्रेड्स दिए जाते हैं, और वो ग्रेड को ध्यान में रखकर उनको कुछ फैसिलिटी दी जाती है, या फिर कुछ जो प्रमोशन के या फिर ट्रांसफ़र के जो चांसेस है वो चांसेस दिए जाते हैं। तो ये जो मेरिट रेटिंग है, ये मेरिट रेटिंग करना ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी रहती है, और इसके लिए वर्कर्स का जो डेटा रहता है, उन्होंने क्या काम किया, कैसे काम किया, उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, प्रोडक्शन की क्वालिटी कैसी थी, उनके काम में डिफेक्टिव आया या नहीं, वो डिफेक्टिव का जो प्रमाण था, क्वांटिटी थी डिफेक्टिव की, वो कितनी थी, ये सब का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू होता है। और ये डेटा मेरिट रेटिंग के लिए मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एक काम रहता है, जो वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल रहता है। देन जो क्रेडिटर्स है, वो क्रेडिटर्स को कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या एडवांटेजेस होता है उसके बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे। इस क्रेडिटर्स में हम जो फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स है, जिन्होंने बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड किया, ओन कैपिटल या फिर लोन कैपिटल, ये दोनों कैपिटल यहाँ हम कंसिडर करेंगे, एज वेल एज जो बिजनेस को सप्लाइज करते हैं, जिसमें कि रॉ मटेरियल हो सकता है, कुछ मशीनरी हो सकती है, या फिर कुछ फिक्स्ड एसेट हो सकते हैं, जो जिन्होंने ये सप्लाई किया है उनको भी यहाँ हम या क्रेडिटर में क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो इन क्रेडिटर्स को कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या बेनिफिट हो सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ क्रेडिटर्स इन द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। जिस बिजनेस में क्रेडिटर्स ने कैपिटल एम्प्लॉय किया है, यानी कि इन्वेस्ट किया है, उस पर उन क्रेडिटर का जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, वो विश्वास क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसमें कॉस्ट कंट्रोल के टेक्निक या फिर कॉस्ट रिडक्शन के कुछ टेक्निक्स या फिर मटेरियल कंट्रोल, लेबर कंट्रोल के जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे बिज़नेस की जो इफ़िशियंसी है वो बिज़नेस की इफ़िशियंसी मेंटेन रहती है। और अगर बिज़नेस इफ़िशियंट होता है तो जो कैपिटल प्रोवाइडर है उनको एक गारंटी रहती है कि अपना जो कैपिटल है वो सिक्योर है, उन पर जो रिटर्न मिलना चाहिए जो रिटर्न मिलना चाहिए वो रिटर्न मिलने की उसमें गारंटी है। जिन्होंने माल सप्लाई किया है उनको भी एक गारंटी रहती है, अपना जो पेमेंट है वो ड्यू डेट पर मिलेगा, बैड डेट्स क्रिएट नहीं होंगे, इसकी जो गारंटी है वो गारंटी क्रेडिटर को मिलती है। देन सेकंड बेनिफिट जो क्रेडिटर को मिलता है वो बेनिफिट है द फ्रीक्वेंट प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स हेल्प नोइंग सॉल्वेंसी पोजीशन। ये कॉस्ट अकाउंटिंग से ही जो रिपोर्ट्स है या फिर स्टेटमेंट्स है, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू जो इंटरिम फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंटरिम फिनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट को तैयार करना पॉसिबल होता है। और ये इंटरिम फिनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैनेजमेंट रेगुलरली तैयार करती है तो ये जो फाइनेंसर है, ये फाइनेंसर को बिजनेस की जो सॉल्वेंसी पोजीशन है वो सॉल्वेंसी पोजीशन का पता चलता है। ये सॉल्वेंसी पोजीशन क्या रहती है, इट इज़ अ फिनेंशियल कैपेसिटी टू सेटल लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म फिनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म फिनेंशियल ऑब्लिगेशन होते हैं, वो फिनेंशियल ऑब्लिगेशन एज पर ड्यू डेट बिजनेस पेड कर सकती है या फिर पेड नहीं कर सकती है, इसकी जो जानकारी है वो जानकारी हमें ये सॉल्वेंसी पोजीशन से पता चलती है, या फिर वो सॉल्वेंसी पोजीशन का पता लगता है। अगर बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट की जाती है तो गवर्नमेंट को क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं या मिलते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला एडवांटेजेस है, वो एडवांटेजेस क्या मिलता है, इट हेल्प्स गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, टैक्सेशन, प्राइस कंट्रोल मेजर्स एंड वेज फिक्सेशन एट्सेट्रा। गवर्नमेंट को जो पॉलिसीज तैयार करने होते हैं किसके रिगार्डिंग, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग या फिर इंपोर्ट के रिगार्डिंग, वो एक्सपोर्ट की पॉलिसी तैयार करते वक्त कॉस्ट डेटा या फिर इंपोर्ट की पॉलिसी तैयार करते वक्त कॉस्ट डेटा कैसे गवर्नमेंट को यूज़ होता है। जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट
ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली प्राइस भी उसकी ज़्यादा हो सकती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और जिसकी कॉस्ट कम है, प्राइस ऑटोमेटिकली कम होती है, तो वो प्रोडक्ट अगर इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइस में बेचा जा सकता है एज कंपेरेटिवली, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसकी पॉलिसी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा ध्यान में रखकर गवर्नमेंट तैयार कर सकती है। या फिर जो टैक्सेशन पॉलिसी है, या फिर जो प्राइस कंट्रोल मेजर जो है, जो प्राइस कंट्रोल है, गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए, यानी कि वो मेंटेन रहने चाहिए। अगर बिजनेसेस प्राइसेस बढ़ाती है, प्रॉफिटेबिलिटी, जो प्रॉफिटेबिलिटी रहती है वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए बिजनेसेस अगर कॉस्ट कम भी होती है या फिर मार्केट में कंपटीशन नहीं रहता, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए प्राइसेस क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो ये प्राइस कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कॉस्ट डेटा क्या होता है, ज़रूरी होता है। सो ये कॉस्ट डेटा ध्यान में रखकर गवर्नमेंट प्राइस कितनी होनी चाहिए वो क्या कर सकती है, डिसाइड कर सकती है, और वो प्राइस बिजनेस मेंटेन करे उसके बारे में जो सुझाव है या फिर जो पॉलिसीज़ है, वो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट तैयार कर सकती है। जो वेज फिक्सेशन है, जो मजदूर फैक्ट्री में या फिर बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनको अच्छी तरह से वेजेस मिलनी चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कभी कभी बिजनेसेस क्या करती है, वेजेस पर थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा रखने का जो प्रयास है, वो प्रयास बिजनेस करता है, जिससे वर्कर्स को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता। सो ये वेज फिक्स करने के लिए एक कॉस्ट डेटा ध्यान में रखकर कितनी वेजेस मिनिमम होनी चाहिए वर्कर्स को या फिर मिलनी चाहिए, उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिसाइड कर सकती है। तो इसके लिए जो डेटा लगता है कॉस्ट रिकॉर्ड के थ्रू ही वो डेटा गवर्नमेंट को क्या हो सकता है, मिल सकता है। देन इट हेल्प्स इन असेसिंग एक्साइज ड्यूटी। गवर्नमेंट को जो एक्साइज ड्यूटी डिफाइन करनी है, या फिर जो सेल्स टैक्स डिफाइन करना है, या फिर जो इनकम टैक्स डिफाइन करना है बिजनेस का, इसके लिए भी एक कॉस्ट डेटा गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, यूज हो सकता है। देन कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग नेशनल प्लान्स। जो नेशनल प्लान्स रहते हैं बिजनेस के बारे में, जो नेशनल प्लान्स तैयार करने हैं, वो तैयार करते वक्त ये कॉस्ट डेटा गवर्नमेंट को हेल्प करता है। देन ये जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी को क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, इस सोसाइटी में हम जो कंज्यूमर है उनको भी यहाँ क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो ये सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिल सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स go to minimize cost of production of goods and services. A portion of the reduced cost of production is shared by customers by paying less price for goods and services. अगर कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड या फिर टेक्निक्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो उसमें कॉस्ट रिडक्शन के एज वेल एज कॉस्ट कंट्रोल के प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जिससे जो कॉस्ट है वो कॉस्ट, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो क्या होती है, मिनिमाइज होती है। अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट मिनिमाइज होती है, तो जो हम कस्टमर से प्राइस लेने वाले होते हैं, क्यों कस्टमर से हम जो प्राइस लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो कस्टमर को उसका बेनिफिट जाता है। वो बेनिफिट कैसा रहता है, उनको जो प्राइस पे करनी पड़ती है वो प्राइस क्या होती है, लेस होती है। यानी कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कॉस्ट रिड्यूस होती है, कॉस्ट कम होती है, ऑटोमेटिकली मार्केट में हम जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं उसकी प्राइस क्या होती है, कम होती है, या फिर कंज्यूमर के नज़रिया से वो क्या होती है, फेयर होती है, या फिर उनको वो क्या होती है, अफोर्डेबल होती है। देन इट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इन द कैपेसिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट क्लर्क। ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से क्या होता है, ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस है, वो चांसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। हर एक बिजनेस में अभी जो कंपनी एक्ट है, ये कंपनी एक्ट के तहत भारत में 47 ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिस इंडस्ट्री को कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना क्या किया गया है, मैंडेटरी किया गया है। यानी कि ये 47 इंडस्ट्रीज़ को कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अगर ये कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना है तो कॉस्ट डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट क्लर्क के जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो फिलअप करना पड़ता है। तो इससे
क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट एज वेल एज कॉस्ट क्लर्क, वो क्या होती है, बढ़ती है। ये बेनिफिट किसको मिलता है, सोसाइटी को मिलता है। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बिजनेस को कुछ एडवांटेजेस देती है, फिर भी ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम खुद की कुछ लिमिटेशंस यानी कि खुद की कुछ मर्यादाएं भी रखती है। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, ये अगर हम ध्यान में रखें तो इसके भी कुछ जो निगेटिव साइड्स है वो हमें यहाँ क्या करने हैं, देखने हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटेशंस बोलेंगे। तो ये लिमिटेशंस क्या है, ये जो पहला लिमिटेशन है, इट इज़ एक्सपेंसिव। ये सिस्टम एक्सपेंसिव मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, द सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स एडिशनल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड इन इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग। However, before installing it, care must be taken to ensure that benefits derived are more than the investment made on this system of accounting. ये एक्सपेंसिव कब होती है, तो ये जो एक्सपेंसिव है क्यों है, इसको इंस्टॉल करने के लिए या फिर इसको मेंटेन करने के लिए एडिशनल एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ता है, इनकर करना पड़ता है। तो यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि ये सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद जो एक्सपेंडिचर बिजनेस को बियर करना पड़ता है, उसका कंपैरिजन हम उसको इंस्टॉल करने के बाद जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट से अगर करें और ये बेनिफिट ज़्यादा रहते हैं तो फिर ये सिस्टम एक्सपेंसिव नहीं होती, क्योंकि ये सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स तैयार करने पड़ते हैं या फिर नंबर ऑफ़ लेजर्स जो एडिशनल है, वो नंबर ऑफ़ एडिशनल लेजर्स यहाँ इन्वॉल्व, नंबर ऑफ़ एडिशनल लेजर्स जो है वो लेजर्स तैयार करने पड़ते हैं। अगर ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम करनी है तो जो नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर्स है वो सॉफ्टवेयर्स यहाँ हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ये सिस्टम ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपर्ट रहते हैं, कॉस्ट क्लर्क है या फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट है या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसको हमें बिजनेस में फिलअप करना पड़ता है या फिर उनको रिक्रूट करना पड़ता है। अगर ये सब को हम अगर ध्यान में रखें तो ये सिस्टम क्या होती है, ये एक्सपेंसिव होती है। देन सेकंड, द सिस्टम इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। अभी सेकंड जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन क्या है, द सिस्टम इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। ये सिस्टम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि ये सीधी सिस्टम नहीं है। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ध्यान में रखें एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सिस्टम और क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एज द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप्स इन असर्टनिंग कॉस्ट सच एज collection and classification of expenses, allocation and apportionment of expenses. It is considered to be complicated system of accounts. Moreover, the system makes use of several documents and forms in preparing the reports. This will tend to delay in preparation of accounts. अब ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स क्यों है, अगर हम कॉस्ट के असर्टनमेंट के बारे में समझने की कोशिश करें तो हमें ये ध्यान में आता है कि कॉस्ट को असर्टन करने के लिए कॉस्ट का कलेक्शन करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, एलोकेशन करना पड़ता है और फिर बाद में अपॉर्शनमेंट करना पड़ता है। ये सभी सिस्टम थोड़ी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड रहती है। ये क्लासिफिकेशन के या फिर कलेक्शन के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस तैयार करने पड़ते हैं, एलोकेशन कैसे करना, रीएलोकेशन कैसे करना, ये सब समझने में थोड़ा क्या रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है। बाद में ये जो सिस्टम है, सिस्टम मेक्स यूज़ ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म। ये सिस्टम में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नंबर ऑफ फॉर्म जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। ये फॉर्म परचेज से रिलेटेड रह सकते हैं या फिर जो माल हम स्टोर करते हैं, रॉ मटेरियल या फिर फिनिश्ड गुड्स जो हम स्टोर करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म रहते हैं। लेबर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। इसका कलेक्शन करके हमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। ये रिपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। अगर ये सब को हम देखें तो ये सब तैयार करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के बाद अगर फिर फाइनल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा तो फाइनल अकाउंट तैयार करने के लिए भी इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए ये सिस्टम थोड़ी क्या है, मोर कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि ये सीधी नहीं है। देन इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेम कॉस्टिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, ऑल बिजनेस एंटरप्राइज कैनॉट मेक यूज ऑफ सिंगल मेथड एंड technique of costing. It all depends upon
द नेचर ऑफ बिजनेस एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय इट. इफ रॉन्ग टेक्निक एंड मेथड इज यूज्ड, इट मिसलीड्स द रिजल्ट ऑफ बिजनेस. अब यहाँ क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर हम समझे तो यहाँ ध्यान में आता है कि कॉस्ट असर्टन के लिए नंबर ऑफ मेथड्स हैं या फिर कॉस्ट कंट्रोल के लिए नंबर ऑफ टेक्निक्स है. हर एक मेथड या फिर हर एक टेक्निक हर एक बिजनेस में यहाँ अप्लाई नहीं किया जा सकता. बिजनेस का नेचर देखकर ये मेथड यहाँ अप्लाई करनी पड़ती है. अगर मेथड या टेक्निक अप्लाई करने में अगर गलती हो गई तो जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो रिज़ल्ट भी क्या हो सकते हैं, यहाँ गलत आ सकते हैं. इसलिए ये क्या बताया गया है कि सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल जो है या फिर सेम कॉस्टिंग टेक्निक जो है हर एक बिजनेस में यहाँ अप्लाई की नहीं जाती. ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रिंसिपल्स वगैरह रहते हैं वो कॉमन रहते हैं. हर एक बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेम प्रिंसिपल अप्लाई किए जा सकते हैं. ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में नहीं हो सकता. इसलिए यहाँ क्या बताया गया है, ये सिस्टम इनएप्लीकेबल है. कॉस्टिंग के टेक्निक के एंगल से देखें या फिर कॉस्टिंग के मेथड के एंगल से देखें तो ये सब टेक्निक या मेथड हम हर एक बिजनेस में अप्लाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स. अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज एप्लीकेबल ओनली टू large sized businesses but not to small sized one. Hence there is a limitation to its application to all types of businesses. So cost accounting की ये लिमिटेशन क्या है, ये हमने पहली लिमिटेशन उसकी देखी थी कि ये सिस्टम अगर इंस्टॉल करनी है या फिर ऑपरेट करनी है तो ये सिस्टम थोड़ी क्या मानी जाती है, एक्सपेंसिव मानी जाती है. इस सिस्टम में कॉस्ट असर्टनमेंट के लिए या फिर कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए या फिर कॉस्ट कंट्रोल के लिए जो टेक्निक्स या मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं. ये सब अगर स्मॉल बिजनेस में अप्लाई करना पड़ेगा तो ये स्मॉल बिजनेस ये एक्सपेंडिचर करने के लिए कैपेबल नहीं रहता. इसलिए ये सिस्टम छोटे जो साइज़ के बिजनेस है, जिनका टर्नओवर कम है, जिनकी एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस रिलेटेड बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है वो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ अगर कम है तो ये सिस्टम उन बिजनेस के लिए लॉजिकल नहीं है. ये एक इसकी लिमिटेशन है. देन लैक ऑफ एक्यूरेसी, ये सिस्टम थोड़ी अचूक नहीं है. क्यों नहीं? द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग गेट डिस्टॉर्ट ओविंग टू यूज ऑफ नोशनल कॉस्ट सच एज स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट. ये कॉस्ट अकाउंटिंग में एक दो चार कंसेप्ट आते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्ट है या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट है, बजटेड कॉस्ट है. ये जो कॉस्ट है ये रियल में एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती, ये एक एज्यूम्ड कॉस्ट रहती है, ये एक ख्याली कॉस्ट रहती है या फिर ये एक प्री डिटरमाइंड या फिर एक हाइपोथेटिकल कॉस्ट की क्या रहती है, अमाउंट रहती है. अगर इसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं तो जो रिज़ल्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पाते हैं वो रिज़ल्ट थोड़े डिस्टोर्टेड रहते हैं. डिस्टोर्टेड यानी कि जो एक्चुअल रिज़ल्ट रहता है वो एक्चुअल रिज़ल्ट कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें नहीं मिलता. ये थोड़ा एक ऐसा बोल सकते हैं कि गलत या फिर बिगड़ा हुआ जो रिज़ल्ट है वो बिगड़ा हुआ रिज़ल्ट ये कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें क्या हो सकता है, मिलता है. यानी कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हम रिज़ल्ट निकालते हैं वो एक्यूरेट रहेगा, इसकी जो गारंटी है एक गारंटी कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होती. क्यों नहीं होती, मैं फिर से बताता हूँ. कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ नोशनल कॉस्ट जो है वो नोशनल कॉस्ट का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है. इसकी वजह से इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट रियल रिज़ल्ट नहीं हो सकता या नहीं होता. देन लास्ट लिमिटेशन है इट लैक्स सोशल अकाउंटिंग. सोशल अकाउंटिंग एक नई कंसेप्ट है. ये सोशल अकाउंटिंग से रिलेटेड एक कॉस्ट अकाउंटिंग की कंसेप्ट नहीं है. कॉस्ट अकाउंटिंग फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट्स द सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस. इन अदर वर्ड्स सोशल अकाउंटिंग इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. जो बिजनेस का सोशल ऑब्लिगेशन है वो सोशल ऑब्लिगेशन एक कॉस्ट अकाउंटिंग कंसिडर नहीं करता. इसलिए ये बताया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस के बारे में. सोशल अकाउंटिंग इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग में या फिर कॉस्ट अकाउंट्स में बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाता, या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो एक्सपेंडिचर बिजनेस में किया है
वो एक्सपेंडिचर कॉस्ट अकाउंट में कंसिडर नहीं किया जाता।